हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय समकालीन कलाकारों की मैंने पूरी श्रृंखला बनाई है और आज उस श्रृंखला के तहत के वेंकटप्पा जी के बारे में हम जानेंगे। इसमें आपको मैं पूरा उनका विस्तृत कला परिचय बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं भारतीय कलाकार के वेंकटप्पा जी के बारे में, उनका कला परिचय। के वेंकटप्पा जी का जन्म हुआ था 28 जून 1886 1886 को मैसूर यानी कि कर्नाटक राज्य में। वहाँ पर एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, इनका परिवार भी पारंपरिक चित्रकारी करता था। यह परिवार सोने की पत्ती के प्रयोग की पारंपरिक शैली में पारंगत था। यानी सोने की पत्ती पर जो काम किया जाता है चित्रकारी का, उस पर उनका परिवार काम करता था। वेंकटप्पा जी के पिता जो थे वो मैसूर राज दरबार में कोर्ट पेंटर यानी कि दरबारी चित्रकार नियुक्त थे। इनके पिता मैसूर राज दरबार में दरबारी चित्रकार थे। वेंकटप्पा जी की शिक्षा 1902 से 1908 तक के जो मध्य हुई वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्कूल मैसूर में हुई, जहां पर इन्होंने ललित कला का अध्ययन किया। इसके बाद 1909 से 1916 तक मैसूर के महाराज के विशेष प्रोत्साहन पर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में ललित कला का उच्च अध्ययन किया। याद रखिए, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने 1909 से 1916 के मध्य पढ़ाई की थी और यहाँ पर मैसूर के महाराज थे, उनके प्रोत्साहन पर ही गए थे। यहाँ पर उनके गुरु थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी और नंदलाल बोस जी उनके सहपाठी थे। 1910 में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए वेंकटप्पा जी लेडी हरिंगम जी के साथ गए थे। याद रखिए, इन्होंने प्रतिलिपियां भी बनाई हैं लेडी हरिंगम के साथ। इनके चित्रण विषय देखें तो इन्होंने मुख्य रूप से प्रकृति चित्रण किया है, यानी कि लैंडस्केप, और जो प्रकृति में सौंदर्य है उसको उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। प्रकृति में व्याप्त रंगों और प्रकाश के प्रति उनका प्रेम अगाध और संवेदनशील था। क्योंकि भारत के विभिन्न भागों की वनस्पति और जीव जंतु की प्रचुरता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था तथा हिमाच्छादित हिमालय की भव्यता से अपने अनुभव में वृद्धि की थी। वह अपने देश की परंपराओं और संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहे। उनमें पुनर्जागरण आंदोलन की आदर्शवादिता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह कर्नाटक का कलाकार कहलाने में गर्व का अनुभव करते थे, यानी कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे और कर्नाटक का कलाकार उनको जब कहा जाता था वो गर्व महसूस करते थे। उस समय कई कलाकार आधुनिक शैली में काम करना शुरू कर चुके थे, यहाँ तक कि नंदलाल बोस तक ने आधुनिकतावादी शैलियों में अपना लिया था। इसके विपरीत वेंकटप्पा जी ने अपनी पारंपरिक शैली में ही ज़्यादा विश्वास दिखाया। 1913 में वेंकटप्पा जी ने गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ रहकर दार्जिलिंग में हिमालय के कतिपय दृश्यों पर कहानियों और उपन्यास लिखे। नाटककारों ने नाटक लिखे, चित्रकारों ने चित्र बनाए। मतलब 1913 में दार्जिलिंग में रहे गगनेंद्र नाथ जी के साथ। वहाँ पर और भी कलाकार थे, कुछ ने चित्र बनाए, किसी ने कहानियाँ लिखी, किसी ने उपन्यास लिखे, नाटककारों ने नाटक लिखे। लेकिन उन्होंने घनवादी अथवा अन्य किसी आधुनिकतावादी शैली को अपनाने में कभी रुचि नहीं दिखाई। सन 1920 में वह मैसूर में जा बसे। वहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो बना लिया। तब तक उन्होंने रामायण और महाभारत विषयों से संबंधित अपनी कई कलाकृतियाँ बनाई और बेची थी। 1920 में ये मैसूर जाकर बस गए थे और ये पौराणिक विषयों पर काम कर रहे थे। प्रताप सिंह, शंकराचार्य शिष्यों के साथ बुद्ध, महाशिवरात्रि, दमयंती, टीपू सुल्तान, एक फारसी महिला अपने श्रृंगार कक्ष में आदि चित्रों की आकृतियाँ कल्पना युक्त हैं। ये सभी उनके बनाए हुए चित्र हैं। उनके अर्धनारीश्वर और चरत पक्षी जैसे दो अद्भुत कृतियों को भारत और विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों में खूब आदर और ख्याति मिली थी। ये उनके प्रसिद्ध चित्र हैं अर्धनारीश्वर और चरत पक्षी। उन्होंने तेल माध्यम में भी काम किया था। उनकी एक कृति है सरदार राजगोपाल उर्स
ये क्रेयॉन में निर्मित की थी। उन्होंने चामुंडी हिल से दिखने वाले मैसूर के 2 दृश्य चित्र बनाए, किंतु ये उनके बाद के यानी ऊटी और कोडई सेरो के समतुल्य नहीं हैं। यानी ऊटी और कोडई सेरो के उन्होंने बहुत अच्छे दृश्य चित्र यानी कि लैंडस्केप बनाए। चरक पक्षी उन्होंने बनाया 1910 में। पक्षी अध्ययन का एक पूर्ण चित्र है और प्राचीन फारसी, मुगल अथवा पहाड़ी शैलियों से भी श्रेष्ठ है। इस कलाकृति की डब्ल्यू रोथेनस्टीन ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें कर्नाटक का मंसूर घोषित किया था। याद रखिए, डब्ल्यू रोथेनस्टीन ने उनको कर्नाटक का मंसूर कहा था। मंसूर जो कि एक मुगल चित्रकार था, काफ़ी प्रसिद्ध। उनका अर्धनारीश्वर ब्रश से बनाई गई कलाकृति है। इसमें रेखाओं की बारीकी और रंग संगति के साथ साथ चित्रकला की सूक्ष्मता और उत्कृष्टता भी है। इसी कारण उसमें जो देव छवि उभरी है वह कभी एक किसी चित्र अथवा प्रस्तर आकृति में देखने को नहीं मिलती। ये उनके कुछ अच्छे चित्र हैं, मतलब ज़्यादा जो प्रसिद्ध और ज़्यादा चर्चा में रहे। वेंकटप्पा जी की कलाकृतियों में कुछ भी उद्वेलित नहीं है, जैसा कि उनके जीवन में भी सभी कुछ व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित रहा। अपने जीवन तथा कृतियों दोनों में वह अनुशासन पूर्वक रंग व रूप से में मेल उत्पन्न करने में हामी रहे। कोई जोखिम भरे विषयों को प्राथमिकता देता है, कोई गंभीर विषयों को प्रमुखता मानता है। यह बात व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है। सौंदर्य बोध और कलात्मकता दोनों ही दृष्टियों से यह बात मान्य है। ये उनका कहना था कि यदि मैं आपको अधिक से अधिक दे सकता हूँ तो आप मुझे कम लेने के लिए क्यों बाध्य करते हैं, जैसा कि वो अक्सर कहा करते थे। मतलब कि वो अपने तरीके से चित्रों के लिए कहते थे कि मैं जब अधिक से अधिक कर सकता हूँ तो आप कम क्यों लें। वह तो उस देश की महान और शानदार, सुंदर तथा स्वच्छ छवि को प्राथमिकता देने के पक्षधर थे। उनकी इच्छा रहती थी कि कल्पना के साथ सृजन किया जाए, न कि पुनर्सृजन अथवा प्रतिरूपण अथवा प्रतीकात्मक चित्रण। इसके लिए उन्होंने कौशल प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि को विकसित किया। उनकी प्रत्येक कलाकृति विषय को मुखरित कर देती थी। वह मानवीय, महान और प्रेरणाप्रद होती थी। उनके काम में कहीं भी घटियापन अथवा अधीरता, अलंकरण अथवा वेदना की बहुलता, अवचेतन की व्यर्थता और हठधर्मिता की अतिरेक तुलिका, संचालन में झुंझलाहट अथवा उन्मुक्त और निजी ललित कल्पना का आवेग नहीं होता था। उन्होंने सौंदर्य, सामंजस्य, संतुलन, परिष्कार अथवा कौशल, गोलाई और चिकनाहट, लालित्य तथा आदर्शवादिता गुण उन्हीं के हैं। जो कहा जाता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कला में, सौंदर्य, सामंजस्य, ये सब उनकी कला में पाया जाता था। इसी कारण शायद उनकी कृतियों की अवहेलना भी हुई है। तीव्र उत्तेजना, हर्षोन्माद अथवा कुछ यह कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें लोगों में से मिलना जुलना पसंद नहीं और वह बहुत सख्त आदमी हैं। वह अच्छे व्यवहार के हिमायती थे, जिससे कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। यदि कोई व्यक्ति मित्र रूप में उनसे मिलता तो उन जैसा सौम्य अथवा सरल व्यक्ति शायद ही कहीं हो। तब वह खुलकर चर्चा किया करते। कोई चित्र पूरा हो जाता तो उसकी सूचना भिजवा देते, अपनी प्रदर्शनी की जानकारी दे देते, उन कलाकृतियों को जनता के समक्ष प्रदर्शित करते और अपनी कृतियों की बारीकियों को बताते हुए दर्शकों को उन्हें सिखाते थे। ये उनका तरीका था काम करने का। वे अपने सभी पत्रों के उत्तर दिया करते थे। यदि उन्हें लगता कि उनके आत्मसम्मान को एक कलाकार अथवा कला के नाते किसी ने ठेस पहुंचाई है तो वह उन व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा पद में बड़े अनुमानुभावों को प्रताड़ित करने से भी नहीं चूकते थे। कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता या इस तरह का व्यवहार करता तो वो उस पर मुकदमा कर देते थे या उनकी गलती मनवाकर ही मानते थे। कोई भी व्यक्ति किसी पूर्व धारणा के तहत उनके साथ ना तो व्यवहार कर सकता था, ना ही उनका अथवा उनकी कला का शोषण कर सकता था और ना ही गलत ढंग से उनकी बातों का प्रचार कर सकता था। यानी इन चीज़ों में वो काफ़ी सख्त थे। वह किसी गरीब का नुकसान होते नहीं देख सकते थे और इसकी उन्हें बहुत कीमत चुकानी पड़ती थी। असल में उनका स्वभाव बहुत स्नेहिल था और वह चाहते थे कि लोग भी उन्हें पसंद करें तथा उन्हें समझने की कोशिश करें।
वह सचमुच आदर के पात्र थे। वे प्रारंभ से ही अपने को लोकप्रिय बनाने में झिझकते रहे। अकादमी ने उन्हें सम्मान देने के लिए उस समय चुना जब काफ़ी समय बीत चुका था, मतलब काफ़ी लेट, और कुछ समय से वे रोग पीड़ित थे। परंतु वह उस अवसर पर हृदय से गदगद हो उठे थे जब उनके आवास स्थान पर अनेक कलाकार और कला संबंधी समीक्षक उनके सम्मान में एकत्र हो गए। टेम्परा संबंधी एक तकनीक नोट्स पर भी उन्हें 1913 में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने बहुत बाद में 20 और 30 के दशक में विशेषकर सेरे यानी कि लेंस के बनाने शुरू किए थे। 1957 में उनका उसी शैली में अंतिम सेरा तैयार हुआ था। उनके ऊंटी और कोडे के चित्र रंगों के अनूठे प्रदर्शन हैं। उन्होंने शेरों को ना तो यथार्थवादी ढंग से आंका था और ना ही कैमरे की नज़र से देखा था। उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। वह अपने स्टूडियो में ही काम करते रहे और यदाकदा मन की मन जांचते रहे। भूदृश्य की भंगिमा, दृश्य विधान, प्रकाश, रंग और आयाम के साथ साथ भू स्तर से संबंधित विवरण, पर्वतीय दृश्य, वृक्ष, लताएं, फूल, जल, आकाश और बादल, रात्रि, प्रभात, चंद्रोदय, पूर्ण चंद्र, स्वच्छ झील और उसमें प्रतिबिंबित छाएं, घाटियां और उनका विस्तार, ये सब मतलब उनके इस तरह के टॉपिक पर उन्होंने काम किया, चित्र बनाए। अंतरालों की लुका छुपी, एल घाटी के रास्तों के पत्थरों की कठोर और कोमल सन्निहति, चमकीले रंगों और वर्षा के कारण आभा मंडित पर्वतों के ढाल की सादगी, बवंडर, वर्तालुकार, लट्ठेनुमा, नोकदार अथवा तीरनुमा किरणों के प्रभाव से धुंध या गोधूली के समय के प्रकाश का खेल, मानसून की शुरुआत, आधी रात में झोपड़ी सहित पर्वत की गौरव गरिमा, और यदि कोई ध्यान से देखे तो उस पर एक या दो घरों का प्रकाश अथवा तारापुंज भी दिखाई दे जाएंगे। ये इस तरह के उन्होंने विषयों पर काम किया है। उन्होंने अनगिनत नीले और हरे रंग की छायाएं, विभिन्न प्रकाश के सेरे, यूकेलिप्टस यानी कि देवदार, चीड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सड़क और मैदान, पर्वत और घाटी में प्लाईवुड सरी की परछाइयाँ, मैदान को इंगित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर झांकते हुए बादल, चंद्रोदय में पर्वत श्रृंखला की छायाकृति, पूर्ण चंद्र का इंद्रजाल, चित्र के ऊपरी भाग में बादल चित्राए हुए हैं, बाएं भाग में ऊंचा पौधा, ये सब उनके चित्रों में देखने को मिलता है। ये सब उनके चित्रों की पहचान है, यानी कि इस तरह की चीज़ें वो अपने चित्रों में प्रमुखता से बनाते थे। दूरवा, वृक्ष, मैदान अपनी मनोहारी धूप छांव के लिए प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इस तरह के उन्होंने चित्र बनाए हैं। उनकी वीणा वादन में तल्लीनता उसी प्रकार थी जैसी चित्रकला में रही। मतलब ये पूछा जाता है कई बार कि वीणा वादन में कौन सा कलाकार प्रसिद्ध रहा, तो के वेंकटप्पा जी वीणा वादन में बहुत तल्लीनता से करते थे, जैसे कि चित्रकारी। जिन दिनों वह वीणा वादन में पूर्ण तल्लीन थे, तभी उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध चित्र वीणा वादन में पागल तैयार किया। संभवतः उनका यह एकमात्र आत्मकथात्मक चित्र है। इस चित्र में वे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए दयनीय स्थिति में भूमि पर पसरे हुए हैं और वीणा देवी की कृपा दृष्टि की भिक्षा मांग रहे हैं। जब वह कलकत्ता में थे तो उनकी भेंट शेषन्ना के शिष्य श्रीरंगम रामास्वामी अयंगर से हुई, जिनसे उन्होंने वीणा वादन की प्रारंभिक शिक्षा ली थी। इस शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय संगीत की श्रुतियों की संख्या के बारे में वाद विवाद रहा। पूर्व और पश्चिम के संगीत शास्त्रियों ने इस विवाद में जमकर हिस्सा लिया। वेंकटप्पा जी ने श्रुति वीणा का निर्माण किया और श्रुतियों की संख्या 22 निर्धारित की। उन्होंने प्रत्येक श्रुति के नाम देवनागरी लिपि में सुंदर ढंग से वीणा पर अंकित किए। इस संख्या के बारे में सच्चाई चाहे जो भी हो, ये बात सभी के लिए स्वयं सिद्ध है कि हमें एक ऐसा कलाकार मिला जिसने इस समस्या के निराकरण के लिए काम किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला में लिखा था चित्रशलंग पर एक टिप्पणी लिखी थी जो प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस टिप्पणी में कला मापन के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। दिव्य और मानवीय रूपाकारों को चित्रांकित किया गया था। उत्तम नवताल, प्रमाण, समभंगी,
और त्रिभंगी आदि मापन और प्रतिमान का विचार किया गया था। यह विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट सहायक सामग्री है। बाद में इस सामग्री का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और वह मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुई। यह सामग्री नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी नाम से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई। वेंकटप्पा जी और नंदलाल जी बोस ने इस सामग्री को चित्रित किया था। पाठक ये चित्र देख सकता है कि कला अथवा कविता के प्रथम ऋषियों ने पशु, पक्षी, मछली अथवा पौधे के समरूपों के समांतर रूपों की कल्पना की है और उन पर कृतियां तैयार की हैं। कमल, कदली, बिबा फल, हाथी की सूंड, शंख, केकड़ा और अंडा, सिरका, बेल का सिर, विज्जू का कोमल टहनी, नीम की पत्ती, इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने मतलब आधार मांग सामग्री स्वीकार किया है। मतलब इस तरह के छोटे छोटे अवयवों पर उन्होंने काम किया है। इससे पहले कि कोई परिपाटी बने और स्थापित हो, कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि प्रकृति के अवलोकन से समानताएं खोजी जा सकती हैं। इसके द्वारा चेहरे, भौं, नेत्र, मुंह, ओठ, कान, चिबुक, कंधा, बाह, हाथ, कलाई, टांग, घुटना और पैर के प्रकृति से मॉडल लिए गए हैं। रेखांकन अपने आप में सहायक रूप है, फिर भी अत्यंत संवेदनशीलता और शक्ति से वेंकटप्पा जी ने उन्हें उभारने में सक्षम रहे। उन्होंने अपनी रंग सामग्री और ब्रश स्वयं तैयार किए। रंगों में उन्होंने खासकर नीले, गेरुआ, हरे और पीले इत्यादि चमकदार रंगों का अभिनव प्रयोग किया। उन्होंने बंगाल चलचित्र में फूल के लिए श्वेत रंग का प्रयोग किया है। टैगोर की छवि बंगलोर स्थित कला गैलरी में है। कुल मिलाकर जो वे थे और उन्होंने जो कुछ किया वह शक्ति तथा प्रतिष्ठा का परिचायक है और इससे उनकी समग्र अभिव्यक्ति का भान होता है। मैसूर के स्वर्गीय राजा के निवेदन पर मैसूर महल के 108 फीट लंबा चौड़ा अम्बा विलास हॉल के लिए उन्होंने कुछ मूर्ति शिल्प और उत्कीर्ण शिल्प बनाए। याद रखिए, पूछा जाता है ये मैसूर के जो महाराज का महल था, मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा में विलास हॉल के लिए उन्होंने मूर्ति शिल्प और चित्र बनाए। इसमें से कुछ प्रमुख जो हैं महान शिल्प थे 7। उनके विषय थे महान आत्मत्याग, बुद्ध भिक्षु वेश में, राम हनुमान को मुद्रिका देते हुए, द्रोण पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हुए, शिव का नृत्य, शकुंतला की विदाई, ये उनके बनाए हुए कृतियां हैं। उनका कला संसार अत्यंत विपुल है। उन्होंने कई कालजयी कृतियों का निर्माण किया जिनका कोई विकल्प नहीं है। ये कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जैसे राम सीता, ये 1924 में बनाई उन्होंने कागज पर टेम्परा माध्यम में और वर्ष माध्यम में, जो एनजीए में नई दिल्ली में है। सीता कल्याण 1912 जल रंग का उनका है। वीर शोला हिल्स और ब्राइट पार्क, ये कोड़ई नाल जो है वहाँ का दृश्य चित्र है जो 1934 में उन्होंने बनाया। जलरंग संग्रह के रामाराजू के पास है ये। दमयंती जलरंगा है उनका कस्तूरभाई लाला भाई के पास। टीपू सुल्तान पेंसिल बनाया उन्होंने। वीणा शेषन्ना 1918 बनाया उन्होंने। ऊटी झील 1926 में बनाया जलरंग में। रविन्द्रनाथ टैगोर 1923 में ये प्लास्टर माध्यम में बनाया मूर्ति शिल्प है। एल्क पहाड़ी पर का पथ, ऊटी का ये चित्र है उनका, 1926 का जलरंग में बनाया उन्होंने। कोकर्स वॉक, ये कोड़ई कनाल जो जगह है उसके ऊपर बनाया 1934 में जलरंग में। मानसून के बाद ऊटी 1926 जलरंग में। एक लड़की का छवि 1918 प्लास्टर। सेतुबंद 1912 जलरंग में। महान आत्मत्याग 1925 प्लास्टर का है जो गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलोर में है। शिव तांडव 1940 प्लास्टर का है, ये भी गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलोर में है। शकुंतला की विदाई 1928 का है उनका। पूर्ण चंद्र ऊटी 1926 जलरंग का उनका बनाया हुआ है। उनके द्वारा बनाई गई सूर्यास्त जो 1957 में बनाया जलरंग नामक उनका चित्र, जलरंग में उनका बना हुआ चित्र है सूर्यास्त 1957 का। ये उनका आखिरी चित्र माना जाता है जो अपने अपूर्व रंग कौशल के कारण जगत विख्यात है। इस कृति के निर्माण के बाद वे अस्वस्थ रहने लगे और 26 मई 1965 को उनका देहांत हो गया। सूर्यास्त उनका द्वारा बनाया गया ये आखिरी कृति मानी जाती है। संग्रह उनके चित्रों के
जो अधिकांश उनकी कृतियाँ हैं वो अहमदाबाद के श्री कस्तूरबा भाई लालचंद्र के संग्रह में हैं। जयचंद्रेरा राजेंद्र आर्ट गैलरी मैसूर में है, महल में है। रामाराजू बेंगलोर में, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर में, गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलोर, और श्रीकाल जे खंडालवाला स्वर्गीय ट्रेजरी वाला दिगपटिया के राजा और टैगोर परिवार में उनके चित्रों के मूर्तियों के संग्रह हैं। तो ये था परिचय प्रख्यात चित्रकार और मूर्तिकार श्री वेंकटप्पा जी का। आइए उनके कुछ चित्रों को देखते हैं। ये हैं वेंकटप्पा जी के द्वारा बनाए गए कुछ वॉश शैली के और टेम्परा शैली के चित्र। ये सीता हरण का चित्र है उनका। ये राम मुद्रिका देते हो हनुमान को। ये उनके द्वारा बनाया हुआ एक लैंडस्केप है। ये लंका दहन का चित्र है। तो ये था परिचय के वेंकटप्पा जी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, और शीघ्र ही मैं प्रश्नोत्तर का वीडियो भी उनके ऊपर बनाकर लाऊंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक। जय हिंद।